फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स है यहां पर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम एंड प्लम्बम। इस स्टेनम प्लम्बम को हम टिन और लेड भी कहते हैं। ये है कार्बन, ये है सिलिकॉन, ये है जर्मेनियम, ये है स्टेनम, पुराना नाम था, अब टिन भी कहते हैं इनको। ये है प्लम्बम, या हम इसको सिक्का लेड भी कहते हैं। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स ग्रुप 4 में मौजूद है। याद करने के लिए निमोनिक है, कोका कोला, स्प्राइट, गैलन सब पी गए। कोका कोला और स्प्राइट के गैलन है। गैलन वाटर के मेजरमेंट का यूनिट है, वो बड़ा सा जो बोतल होता है उसको हम गैलन कहते हैं। उस मकदार से सारे कोका कोला, सारे स्प्राइट जो 1 गैलन में होता है, वो सारा गैलन उन्होंने पी लिया, किसी ने पी लिया। जस्ट इमेजिन, जिससे आपको याद हो सकता है ये। हाँ, एक निमोनिक और भी है, कापर, सिक, जर्मन सब पलीत, लेकिन उससे किसी को टेस्ट भी पहुंच सकता है, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा ठीक रहेगा। कोका कोला, स्प्राइट, गैलन सब पी गए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम एंड प्लम्बम। अच्छा, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज जो आपके बुक में दी गई है वो है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में एक ट्रेंड दिखाई देता है, और वो ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। जब ग्रुप में नीचे की तरफ आप जाओगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसमें कमी आएगी। ठीक है, क्यों कमी आएगी? क्योंकि ये लोग जिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नीचे की तरफ जाते हुए कमजोर होती है, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होती है उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वो चीज आसानी से मेल्ट या बॉयल हो जाएगी थोड़ी सी टेम्परेचर पे भी। तो डाउन द ग्रुप इसका टेम्परेचर, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो डिक्रीज होता है। एक बात याद रखना होगा आपको, दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड। यहां पर टेबल दिया गया है, देख सकते हो आप, ये कार्बन और सिलिकॉन का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है 3000 और 4000 को हिट कर रहा है। इस वाले और इस वाले बंदे का गुस्सा जो इतना ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो इतना हाई है, इसके पीछे का फर्मा वजह यह है कि इनका जो अरेंजमेंट है, लेटेस्ट अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं, इनके पार्टिकल्स जिस पोजीशन पे अरेंज हो जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि डायमंड का है। डायमंड का अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसे है जिससे वो डायमंड इतना स्टेबल बन जाता है, थर्मली स्टेबल बन जाता है कि थर्मली उसको मेल्ट करना है, बॉयल करना है, डिकम्पोज करना हो, बहुत हाई टेम्परेचर दरकार होता है। और सेम उसी की तरह का अरेंजमेंट इन पार्टिकल्स का भी है, इन सिलिकॉन और कार्बन का। सो जब अरेंजमेंट इतना स्टेबल है तो उसको मेल्ट करना या बॉयल करने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा दरकार होगा, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो थोड़ा सा ज्यादा है। बात आ रही है समझ में? ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 1। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2, द ट्रेंड, वो ट्रेंड जो कि नॉन मेटल से मेटल की तरफ मूव हो रही है इस ग्रुप में। अच्छा, अब एक बात याद रखना, मेटलिसिटी हम जिस चीज को कहते हैं, द प्रॉपर्टी टू बिहेव लाइक अ मेटल। क्या चीज है मेटल? मेटल वो चीज है जिसमें मेटलिसिटी होती है। मेटल की तरह बिहेव करने को हम मेटलिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब मेटलिसिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत से कानून है, बहुत से रूल्स है। ठीक है, बहुत से बातों से हम समझ सकते हैं कि मेटलिसिटी चीज क्या है। उनमें सबसे अहम मैं पॉइंट जो करने जा रहा हूं उसको सुनो, एंड दैट इज द साइज ऑफ द एटम। जितना एटम का साइज बढ़ेगा, जितना एटम का साइज बढ़ेगा उतनी ही उसकी मेटलिसिटी ज्यादा होगी। मेटल इनफैक्ट हम उस चीज को कहते हैं जिसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो,
और वो कंडक्शन कर सकता हो बिजली की या हीट का। बिजली को कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। सो उस चीज को हम मेटल कहते हैं, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन किन एटम के पास होंगे? जिन एटम का साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो जब साइज बड़ा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक इस न्यूक्लियस का फोर्स आसानी से नहीं पहुंच सकता, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। और अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के गिरफ्त में वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसका मतलब जितना बड़ा साइज हो उतना ही ज्यादा इम्कान है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, तो चीज मेटल बन गई। उसमें वो तमाम खासियत पर होंगे, वो लस्टूरियस, मालिएबल, डक्टाइल, सोनूरियस वगैरह, ठीक है। तो सबसे अहम प्रॉपर्टी हम यही स्टडी करेंगे कि ये मेटलिसिटी इसमें कितनी है, और वो आप इस मेन पॉइंट से मालूम कर सकते हो। एक पॉइंट्स बहुत है, एक मेन पॉइंट जो मैं बता रहा हूं कि उसका साइज कितना है। जितना किसी एटम का साइज बड़ा होगा उतनी ही उसमें मेटलिसिटी ज्यादा होगी, सिंपल। अब ये ट्रेंड तुम खुद भी पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आते हैं, 9th में पढ़ा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव होते हैं तो साइज बढ़ता है या घटता है? घटता है। क्यों? क्योंकि शेल्स पीरियड में ऐड नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है और उसी सेम शेल को अपनी तरफ खींचता है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटलिसिटी भी पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज होगी। और सेम यही बात उल्टा कर लो ग्रुप्स के लिए। ग्रुप्स में जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो शेल्स ऐड होते हैं, हमें पता है। और जब शेल्स ऐड होते हैं तो इसका मतलब साइज बढ़ेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बढ़ेगा तो इसका मतलब मेटलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, मेटलिसिटी भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम बढ़ेगी। अब इसी बात को इस ग्रुप पर अप्लाई करो, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम या टिन, प्लम्बम या लेड। फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटलिसिटी भी इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम दिस मेटलिसिटी विल इंक्रीज, ये बढ़ेगी। सो यहां पर हमारे पास ये जो दो बाई है, सिलिकॉन और कार्बन, ये दोनों नॉन मेटल हैं। ये बीच वाला बाई ना उनमें से है ना इनमें से है, ये मेटलाइड है। कभी उनके पास रह जाता है, कभी इनके पास रह जाता है। और स्टेनम लिड जो है, टिन और लिड, स्टेनम और प्लम्बम, ये फुल मेटल्स है। तो मेटलिसिटी नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है। ये नॉन मेटल, ये मेटलाइड और ये मेटल्स। मेटलाइड वो चीज जिसमें थोड़ी खासियत मेटल की हो लेकिन थोड़ी खासियत नॉन मेटल की भी वो रखता हो, वो मेटलाइड होता है। तो इस तरह के कुछ वाज़ेह ट्रेंड्स हमको दिखते हैं जब हम ग्रुप 4 में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं मेटलिसिटी की, ये हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। अच्छा, अब बात रह गई ऑक्सीडेशन स्टेट की। पॉइंट नंबर 3, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, दो किस्म के ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये मुसलमान शो कर रहे हैं। एक है +4 और दूसरा है +2। +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं, +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं। अब देखो, ये है ग्रुप 4, जिससे ये तो वाज़ेह हो जाता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। जाहिर बात है ग्रुप नंबर 4 में है, और ग्रुप नंबर हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाता है। तो ग्रुप नंबर 4 में है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, अब बाज़ औकात ये 4 के चारों इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर देता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाती है +4। लेकिन बाज़ औकात ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और 2 को उसको डोनेट नहीं करता, वो अपने पास ही रख लेता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है। अब समझो इस कंसेप्ट को, ये किस तरह से होता है। जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
टैनम, प्लम्बम, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये +4, ये +4, ये दोनों तो +4 शो ही करेंगे। बाद में जब हम नीचे आते हैं तो यहां पर +2 भी शो होता है, ये +4 भी शो कर सकते हैं, +2 भी शो कर सकते हैं, ये वाले +2 शो, ये वाले +2 शो नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये क्यों होता है, क्यों होता है वो देख लेंगे, पहले ये बात समझो। +4 की बजाय ये वाला जो है कार्बन, ये -4 भी बाज औकात बना सकता है, बाकी सब के सब वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के होंगे। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के क्यों होंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। ये वो ग्रुप है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान 1 2 3 4 5 6 के दरमियान है। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को जुदा कर रहा है, लेकिन इसकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। चूंकि इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ये ज्यादातर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस तरह के हमको पता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो अप द ग्रुप ये इंक्रीज होगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ग्रुप में टॉप वाले एलिमेंट की होती है, छोटे साइज की वजह से। तो इन सब में से रिलेटिव टू दीज ऑल कार्बन हैज अ स्लाइट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके मुकाबले में थोड़ी सी बड़ी होगी। तो जब ये अपने से कमजोर एलिमेंट के साथ मिलेगा, जिस तरह के बेरिलियम क्लोराइड या सोडियम, बेरिलियम कार्बाइड या सोडियम कार्बाइड, ये इससे कमजोर एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी कम है। ये 0.9 है तकरीबन, ये भी 0.98 समथिंग इस तरह से है, और ये 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी कम है, ठीक है। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी कम है, तो कार्बन इस पर काबिज हो सकता है कि इनसे इलेक्ट्रॉन ले ले, ना कि इनको इलेक्ट्रॉन दे दे। इसी वजह से इन कंपाउंड्स में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर -4 और यहां पर -2 है, क्योंकि यहां पर +2 मल्टीप्लाइड बाई 2 +4, तो ये -4 बन जाएगा। यहां पर +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 +2, तो यहां पर -2 बन जाएगा। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन की यहां पर। तो कार्बन बाज औकात इन जैसे कंपाउंड्स में माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा सकता है, बाकी सब कंपाउंड्स में कार्बन भी, और ये बाकी लोग तो तमाम के तमाम कंपाउंड्स में प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे, ठीक है। अब वापस आ जाओ उस बात पर कि ये तो सिर्फ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये वाले जो हैं नीचे जो है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बाज औकात शो कर लेते हैं, और +4 भी शो कर सकते हैं। ये वाले +2 शो नहीं कर सकते, सिर्फ +4 शो करते हैं। क्यों? इसके लिए हमको जानना पड़ेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट का कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, नाम क्या कहता है? इनर्ट, जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता हो, किसी के साथ शरारत नहीं करता हो, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता हो, खामोश होता हो, शरीफ होता हो, उसे हम इनर्ट नोबल कहते हैं। पेयर, जोड़ा, और पेयर ज्यादातर हम इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वो शरीफ जोड़ा जो कि बॉन्ड नहीं बनाता हो, उसके असर को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। किस तरह से होता है इसको समझने के लिए इनकी आउटरमोस्ट इस ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझो। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी है ns2 और np2। ये n यहां पर 1 है, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, सो ऑन। ये n है शेल नंबर, ठीक है। देखो कार्बन का ड्रा कर लेते हैं यहां पर। इसका एटॉमिक नंबर है 6, सो 1s2, 2s2, 2p2, 2p2, 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। तो ये तो पहला वाला शेल है 1, लास्ट वाला शेल जो 2 है 2 वैलेंस शेल, तो उसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो।
S2 और P2 वैलेंस शेल, NS2 NP2, 2S2 2P2, 3S2 3P2, 4S2 4P2 एंड सो ऑन। इन तमाम एलिमेंट्स हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इनकी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही है, NS2 NP2। अब इनमें बाज एलिमेंट्स जिनका साइज छोटा है, साइज कहां पर छोटा है, अप द ग्रुप, जो ऊपर वाले हैं, वो लोग ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड में दे देते हैं, दोनों का बॉन्ड बनाने में उनको हिस्सा देते हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। सिर्फ इन एलिमेंट्स में इनका साइज छोटा है, जो बाहर से एलिमेंट आ जाता है तो वो अप्रोच कर सकता है इन चारों इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। जब चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा ले लेते हैं तो इसका मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो क्यों आ रहा है? जब हम नीचे की तरफ आए तो साइज बढ़ता है, ये हमें पता है। जब साइज बढ़ता है तो ऊपर से आउटसाइड से जो एलिमेंट आता है और इनके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो वो एलिमेंट इन इलेक्ट्रॉन तक अप्रोच तो कर लेता है। ये एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन तक, इन इलेक्ट्रॉन तक, ये दो इलेक्ट्रॉन तक, इन तक अप्रोच कर लेता है, लेकिन ज्यादा साइज की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नीचे दबे रहते हैं और इन तक ये एलिमेंट अप्रोच नहीं कर सकता। और जब अप्रोच नहीं कर सकता तब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ ये ले लेते हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में ये दे देता है। खैरात में, ज़कात में, बॉन्ड में ये सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉन्स +2 दे देता है, तो +2 का चार्ज आ जाता है। यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि वो अप्रोच इन तक नहीं कर सकता। सो ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट, शरीफ रह जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पेयर है, दो है, वो शरीफ रह जाते हैं। तो इस असर को, जिसमें एक एलिमेंट के वैलेंस शेल के S2 के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात आ गई समझ में या नहीं? मेरा तो वैसे भी गला पट गया। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा सा और भी क्लियर कर देते हैं इसको, और क्लियर हम इसको वो करेंगे फेजान्स रूल के साथ। फेजान रूल्स, कौन है फेजान? होगा कोई सियाना सा होगा, क्योंकि इतना अच्छा रूल जो उसने बनाया है, कोई साइंटिस्ट होगा। फेजान रूल्स को अगर सिंप्लीफाई करूं, एक बात याद रखना, ये जिस साइज की बात मैंने आपको की, ये जस्ट आपके कंसेप्ट को वेरी सिंपली तरीके से क्लियर करने के लिए। इतना सिंपल ये नहीं है जितना सिंपल मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने एटम का साइज, उसके साइज का एग्जांपल दे दिया आपको। अब फेजान रूल्स को समझो, वो भी सिंपल तरीके से समझाता हूं, बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फेजान रूल्स का कहना है कि आयनिक बॉन्ड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक एटम देगा उतना ही उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो उस पर उसके इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उस आयन, जो आयन बन रहा है कैटाइन ही बनेगा। एक एटम है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इससे बनेगा कैटाइन। ठीक है, अच्छा, जो कैटाइन बन रहा है, इस कैटाइन का अपना एक साइज होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, जो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं वो जितना ज्यादा हो उतना ही इस कैटाइन का साइज वो कम होगा। मतलब इस तरह से मैं लिख सकता हूं, इस फार्मूले को अपने साथ याद रख लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is inversely proportional to the cation size। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स
ये एटम डोनेट करेगा उतना ही इसके कैटाइन का साइज कम होगा, जितने कम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा उतना ही इसके कैटाइन का साइज ज्यादा होगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्लम बम, प्लम बम चारों के चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है अब इसका, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकता है अपने हाई साइज की वजह से, जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाता है, और 2 इनर एस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनर पेयर इफेक्ट की वजह से बच जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट हो गए हैं, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट हो गए, तो इसका मतलब इसके कैटाइन का साइज, कैटाइन साइज विल बी स्मॉलर, कैटाइन का साइज ये छोटा होगा। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इसके मुकाबले में कम डोनेट किए गए हैं, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, यहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम डोनेट हो गए हैं, तो कैटाइन का साइज ये बड़ा होगा। सो कैटाइन साइज विल बी लार्जर। ठीक है, अच्छा, अब यहां तक हम समझ चुके हैं, इस कैटाइन का साइज स्मॉलर है, इस कैटाइन का साइज लार्जर है ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे हैव गिवन। अच्छा, अब जिस कैटाइन का साइज स्मॉलर होगा, तो जितना साइज स्मॉलर होगा हमें पता है कि ये एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता। अब इसके पीछे भी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फर्मा है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं उन पर उतना ही न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जिन पर न्यूक्लियस का फोर्स था वो चले गए, तो फोर्स तो चला नहीं गया, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ माइल हो गया। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे उतना ही फोर्स दूसरे इलेक्ट्रॉन पर माइल होगा और अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज स्मॉल ही होगा। अब ऐसे एटम से, ऐसे कैटाइन से इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो जाएगा, इसके साथ शेयर कर सकते हो, तो जो कैटाइन का साइज स्मॉलर है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, साइज लार्जर है, लार्जर क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम डोनेट किए गए हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डाइवर्ट हुआ है, ये देखो यहां पर कुछ स्केच ड्रा कर लेता हूं, यहां पर ड्रा कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल, शील्ड्स तमाम के तमाम नहीं बना रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैनेज कर लो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इन तमाम पर ये न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कहीं चली नहीं गई, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर तकसीम हो गई है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी बढ़ गई है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन भी दे देता है, तो सारे का सारा फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे आ गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और भी अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज और भी स्मॉल होता जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता जाएगा उतना ही इसका साइज स्मॉल होता जाएगा। और जब साइज स्मॉल हो गया, अब इससे ये इलेक्ट्रॉन कोई छीन नहीं सकता, शेयर कर सकता है, शेयर कर सकता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसी तरह से ये बात, जो बातें मैंने कर दी है, इन तमाम बातों को वाइस वर्सा उल्टा कर दो। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट नहीं होंगे तो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन की तरफ डाइवर्ट नहीं होगी, तो साइज वैसे के वैसा ही बड़ा होगा, और जब साइज बड़ा होगा तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन छीनना आसान है, इलेक्ट्रॉन छीनना आसान है, तो ये फिर आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अब बात समझ में आ गई, ये है फेजान्स रूल। तो ये इस साइज के साथ हम फिर कंपेयर कर सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन फेजान रूल के साथ हम कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि यहां पर ये जो एलिमेंट्स है ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और यहां पर ये जो एलिमेंट्स है ये आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इनके कैटाइन का साइज लार्जर है। क्यों लार्जर है? फेजान रूल्स। इनके कैटाइन का साइज छोटा है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, फेजान रूल्स। उससे आप ये क्लियर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब है क्लोराइड्स ऑफ कार्बन। इनके जो क्लोराइड्स है, इनके क्लोराइड्स तमाम, ये तमाम के तमाम अगर इस
तमाम एलिमेंट्स को मैं M से डिनोट कर दूँ, तो इन तमाम के क्लोराइड्स MCl4 है, ये MCl4 ये क्लोराइड्स बना लेते हैं, और ये क्लोराइड्स तमाम के तमाम फ्यूमिंग लिक्विड्स है, ठीक है, फ्यूमिंग लिक्विड्स। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। अब इनमें से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लम्बम, ये फॉर एग्जांपल मैं कार्बन क्लोराइड ले लेता हूं, तो इट विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा है, कार्बन एटम का साइज, और यहाँ इसके साथ जो इर्द गिर्द क्लोरीन है ये बड़े देवहेकल क्लोरीन है इसके साइज के मुकाबले में। तो वाटर का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाटर का H2O, वो ऑक्सीजन इस कार्बन तक अप्रोच कर ही नहीं सकता। जब ऑक्सीजन कार्बन की तरफ अप्रोच ही नहीं कर सकता, हमें पता है कि रिएक्शन होने के लिए 3 शराइत है। एक, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि बांड टूट जाए, दूसरा उनमें कोलेजन होना चाहिए, और तीसरा एक खास सिमत होनी चाहिए, उनमें एक डायरेक्शन होना चाहिए। प्रॉपर डायरेक्शन के बगैर वो नहीं हो सकता। तो इसका प्रॉपर डायरेक्शन वो है कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ कोलाइड होगा इस डायरेक्शन में, तब रिएक्शन होगा। लेकिन जो ऑक्सीजन कार्बन की तरफ आ रहा है उनके बीच बड़े क्लोरीन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कार्बन के साथ कोलाइड ही नहीं कर सकता। अब जब कोलाइड ही नहीं कर सकता तो रिएक्शन तो होगा ही नहीं, इसलिए कार्बन क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। बाकी के ये जो है फॉर एग्जांपल एसिन और पीबी, क्या है इसके क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड की बात हम करें अगर, सिलिकॉन क्लोराइड एंड प्लम्बम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड एंड प्लम्बम क्लोराइड, यही एग्जांपल्स बुक में दिए गए हैं, ठीक है। तो इनका साइज अब क्लोरीन के मुकाबले में बड़ा है, कार्बन के मुकाबले में। सिलिकॉन और प्लम्बम इतने बड़े हैं कि इनके साथ इनके क्लोरीन का साइज भी तकरीबन इस इन जितना है। तो अब देखो, ये प्लम्बम हुआ, ये सिलिकॉन हुआ। अब ऑक्सीजन इस तक अप्रोच कर सकता है, कोलाइड कर सकता है, ऑक्सीजन यहाँ तक अप्रोच कर सकता है, कोलाइड कर सकता है। इसका मतलब ये रिएक्शन कर सकते हैं, और ये रिएक्शन ये बहुत वायोलेंटली कर लेते हैं। चूंकि ऑक्सीजन आसानी के साथ अप्रोच कर सकता है, कोलाइड कर सकता है, तो वो कोलाइड करके रिएक्शन वायोलेंटली रिएक्शन कर लेते हैं वाटर के साथ। और जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है, CCl4 + 2H2O, ये बना लेते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड और 4HCl। इसी तरह से प्लम्बम क्लोराइड 2H2O, प्लम्बम ऑक्साइड + 4HCl। तो ये रिएक्शन हो सकता है पर जब साइज बड़ा हो, ऑक्सीजन अप्रोच कर सकता हो इनकी तरफ। अच्छा, ऑक्साइड्स की जो बात है, ऑक्साइड्स की, इनकी ऑक्साइड्स जो हैं, मार्कर है, मार्कर खत्म हो गया है आपके पास? अच्छा, ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो ऑक्साइड्स इनके मानो भी है, कार्बन मानो ऑक्साइड, स्टेनम मानो ऑक्साइड, प्लम्बम मानो ऑक्साइड, जबकि डाइऑक्साइड्स भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेनम डाइऑक्साइड, प्लम्बम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स दोनों मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फर्क आपके बुक में इस कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बताया गया है कि इनमें डिफरेंस ये क्यों मौजूद है। कौन सा डिफरेंस? इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये कुछ इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड का, जबकि सिलिकॉन का वो सिंगल बॉन्ड का होता है। हर एक सिलिकॉन पर 4 ऑक्सीजन के साथ और हर एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ अटैच होता है। स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया गया है, एक नेटवर्क डायमंड जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है। अच्छा, बात हम यहां पर ये कर रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड क्यों है, तो वो भी साइज की वजह से है। देखो यहां पर sp ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है। कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हो जाती है। कार्बन का हमें पता है कि 1s2 2s2 2p2।
अब इसको हम ड्रा कर लेते हैं। एस में एक ऑर्बिटल और पी में हमें पता है कि 3 ऑर्बिटल होते हैं। हर्ट्ज रूल अप्लाई करो, ठीक है, याद है ना फर्स्ट ईयर वाला। तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये पी एक्स पी वाई पी जेड। तो जब सेम एनर्जी के, हर्ट्ज रूल क्या कहता है, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स मौजूद हो और इलेक्ट्रॉन उनमें डालना है तो हर एक में एक एक, जब हर एक में एक एक भर गया तो फिर वापस से आप भर लोगे दूसरा दूसरा। तो हमारे पास तो कुल 2 इलेक्ट्रॉन है वो इनमें आ जाएंगे। अब हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी ये कहती है कि बॉन्ड में वही ऑर्बिटल्स हिस्सा लेंगे जो कि हाफ फिल्ड है। वो हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कंसेप्ट है फर्स्ट ईयर में, रिवाइज यहां पर नहीं करूंगा, वो देख लो। उसमें फिर आपने पढ़ा कि नहीं वो तो 2 बॉन्ड कार्बन बनाता ही नहीं, 4 बनाता है, तो 4 क्यों बनाता है? इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट होकर आ गया है, अच्छा एक्साइट होकर आ गया है, तो इसका मतलब कार्बन में 3 किस्म के बॉन्ड है, एक एस और 3 पी। और वो बॉन्ड जब हमने देखे तो वो बॉन्ड भी सेम थे, तो इसका मतलब ये सारे मिक्स हो गए हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें हुई थी, वो हम CH4 की बात कर रहे थे, ठीक है। और फिर उससे हमने sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन भी निकाली। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती है, ये s और p ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं 2, sp और sp, जिनमें 50-50 ये और ये ऑर्बिटल्स के अंदर 50% s और 50% p करेक्टर होता है। बाकी 2 के p जो है वो p के p ही रह गए, हाफ फेल, ठीक है। अच्छा अब कार्बन के साथ देख लो, अब कार्बन के साथ 2 sp ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स है, तो कुल हाफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। तो 4 बॉन्ड्स भी बना सकता है। इसका sp इसके p के साथ, इसका sp इसके p के साथ ओवरलैप कर लेता है। अब कार्बन के साथ जो तो p रह गए हैं, तो इसका एक p इसके p के साथ, इसका एक p इसके p के साथ बॉन्ड बना देता है, तो ये बन जाते हैं 4 बॉन्ड। जबकि सिलिकॉन में अगर हम देखें, ये हुआ सिलिकॉन, तो इसका sp ऑक्सीजन के p के साथ तो बॉन्ड बना लेता है, इसका sp ऑक्सीजन के p के साथ तो बॉन्ड बना लेता है, लेकिन इसका जो p है ये इसके p के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। वाई, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि p का बॉन्ड किस तरह से बनता है, साइड वाइज ओवरलैप से, ये और ये जब एक दूसरे के साथ करीब आ जाते हैं तो थोड़ा सा साइड वाइज ओवरलैप हो जाता है और हम कहते हैं कि बॉन्ड बन गया है, ठीक है। तो अब जब इस कार्बन का साइज छोटा है तो इसका p और इसका p छोटे साइज की वजह से एक दूसरे तक अप्रोच कर लेते हैं और ओवरलैप हो जाते हैं, तो पाई बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जिस तरह हमें पता है कि सिलिकॉन का साइज तो बड़ा है, सिलिकॉन का साइज बड़ा है तो ऑक्सीजन का p और सिलिकॉन का p इस सिलिकॉन के बड़े साइज की वजह से एक दूसरे तक अप्रोच बिल्कुल नहीं कर सकती, और जब नहीं कर सकती तो वो अप्रोच भी नहीं, ओवरलैप भी नहीं कर सकती, और जब ओवरलैप नहीं कर सकती तो पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। यहां पर सिर्फ ये सिग्मा बॉन्ड होगा, देयर विल बी नो पाई बॉन्ड। यहां पर सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड है। यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए यहां पर सिंगल बॉन्ड बना है। बात समझ में आ रही है?